नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी चुनाव तो हार ही चुकी हैं, अपनी विधानसभा से भी हार चुकी हैं, मुख्यमंत्री का पद उनसे छिन गया है, बौखलाई हुई हैं, परेशान हैं, हताश हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो किस तरह से बढ़ेंगी, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगी। लेकिन इस बीच खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस में पहले से ही आपसी अंतर विरोध जो चल रहा था वो धीरे धीरे और जोर पकड़ रहा है। वो जोर पकड़ रहा है और जितने विधायक उनके चुन के आए हैं इस बार, उनके बीच भी ये चर्चा हो रही है कि भाई अब आगे क्या किया जाए। खबर तो यह भी है कि उनमें से बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में ऑलरेडी हैं। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, किसी नए विधायक की कोई जरूरत नहीं अलग से, लेकिन ममता बनर्जी को सबक सिखाना ये अमित शाह कभी भूलेंगे नहीं। और जैसी खबर आ रही है कि बहुत सारे विधायक, देखिए सरकार बनने की तो कोई संभावना है नहीं, बहुत सारे विधायक तृणमूल कांग्रेस के जो नए चुन के आए हैं वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अभी बहुत जल्दी है, कुछ कहना मुश्किल है कि कब वो कोई एक्शन लेंगे, पलटी मारेंगे, पाला बदलेंगे, लेकिन यही खबर आना कि उनमें से बहुत सारे विधायक संपर्क में है। और खबर तो यह भी है कि उनके बहुत सारे सांसद, कुछ सांसद जिनमें कुछ बड़े नाम भी हैं, कुछ सेलिब्रिटी हैं, अब इस वक्त नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक सेलिब्रिटी उनके सांसद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ हो चुकी है। और वो अकेले नहीं है, मतलब इस हार के बाद ममता बनर्जी के न सिर्फ नए चुने हुए विधायक टूट सकते हैं, बल्कि केंद्र में उनके जो सांसद हैं पार्लियामेंट में, वो भी इस तैयारी में है कि पाला बदला जाए। देखिए, बंगाल में यह कोई नई कहानी नहीं है, ऐसा होता रहा है। ममता बनर्जी ने पूरी तरह से, जब वो 2011 में चुनाव जीती लेफ्ट फ्रंट को हरा करके, तो उन्होंने पूरे का पूरा कैडर जो सीपीएम का था, खास करके जो गुंडा कैडर था, जो गुंडागर्दी करता था, जो वसूली किया करता था, जो सिंडिकेट था, कट मनी लेता था, बंगाल में आपको पता है लेफ्ट फ्रंट के टाइम में ही होता था। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ लेना है तो सीपीएम के लोगों को, सीपीएम के कैडर को आपको कट मनी देना पड़ेगा। आप उनको पैसा नहीं देंगे, आपको वो उस योजना का फायदा ही नहीं मिलेगा। हर ठेके में सीपीएम के लोगों का कमीशन होता था। तो जब ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने उन सारे गुंडों मवालियों को, जो सीपीएम के गुंडे मवाली थे, उनको इंपोर्ट कर लिया, अपनी पार्टी में ले लिया। खेल चलता रहा और वो जब पार्टी बदल ली उन्होंने, सीपीएम से वो आ गए तृणमूल कांग्रेस में, और खेल वही चलता रहा, उनका कट कमीशन वो चलता रहा। और अब आप ये समझिए कि जब सरकार अभी बदलने जा रही है तो ये सब लोग बेचैन हैं और एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है। ये बड़ी टूट हो सकती है। ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगा कि क्या ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को वो अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर लाना चाहते हैं। वो तो आने को बेचैन है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कौन नहीं आना चाहेगा। ये वो लोग हैं जो सत्ता के सहारे ये वसूली का धंधा चलाते हैं, कट कमीशन का धंधा चलाते हैं। तो देखिए, पहले तो तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर है, जो रैंक एंड फाइल है, जिसमें कि एक बड़ी संख्या गुंडे मवालियों की है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और इस तरह के कट कमीशन में इन्वॉल्व हैं, वो भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो आप मान के चल सकते हैं। तो वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे, आप मान के चलिए कि वो नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये होने नहीं देंगे, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन ये जो विधायक हैं और ये जो सांसद हैं जिनके बारे में खबर आ रही है कि इस हार से वो विचलित हैं, ममता बनर्जी 71 साल की हो चुकी हैं, 5 साल बाद 76 साल की हो जाएंगी। उनका करियर अब खत्म है, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले ये जो सांसद विधायक भाग रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? देखिए, एक होता है ना कि पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, तो लोग कमिटेड होते हैं, उनको लगता है कि भाई चलो एक विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं। एक तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की कोई विचारधारा तो होती नहीं है, व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी है, पर्सनैलिटी सेंट्रिक पार्टी है।
उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? सत्ता खत्म हो गई, अब इनके लिए कुछ बचा नहीं, वहां पे वो भाग सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तो सांसद और विधायक के टूटने की खबर आ रही है। सबसे बड़ा खतरा ममता बनर्जी के लिए क्या है? सबसे बड़ा खतरा ममता बनर्जी के लिए कोई और नहीं बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। जी, ये खबर बीच में आई थी अभी साल भर पहले कि अभिषेक बनर्जी इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि वो और ममता बनर्जी बिल्कुल आमने सामने हैं पार्टी पे कंट्रोल को लेकर के। अब देखिए, ममता बनर्जी विवाहित तो है नहीं, उन्होंने शादी की नहीं, उनका अपना कोई संतान नहीं, अब शादी नहीं की तो संतान कैसे होगा? तो ये जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी युवा हैं, सांसद हैं, लेकिन उनकी एम्बिशन है, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अब वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बाद मैं नंबर 2 हूं और अभी से वो पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन समस्या कहां आ रही है? ऐसे लोग हैं ममता बनर्जी के साथ जिनका यह कहना है कि भाई हमने पार्टी को बनाया है, इतने पुराने टाइम से हम इनके साथ हैं, अब हम अभिषेक बनर्जी को तो अपना नेता नहीं मानेंगे। और उनमें कौन कौन लोग हैं? शौगत रॉय हैं, कल्याण बनर्जी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये मानेंगे क्या इनकी बात? अभिषेक बनर्जी की अपनी टीम है और अभिषेक को लगता है कि वो युवा हैं, वो नई चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नई लीडरशिप देना चाहते हैं, नई रणनीति बनाना चाहते हैं। और ये जो आप देखते हैं ना, आईपैक वगैरह को जो इन्वॉल्व किया है, ये सब अभिषेक बनर्जी के दिमाग की उपज है। प्रशांत किशोर जब काम कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के लिए, तो अभिषेक बनर्जी के साथ उनका जुड़ाव था और ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो ये सारे जो चेंजेज हैं, अब पुराने जो लोग हैं वो इन चीजों को स्वीकार नहीं करते और उन दोनों के बीच में टसल है। जब तक ममता बनर्जी के पास सत्ता थी, वो अभिषेक को किनारे लगा के रखती थी कि भाई हम मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास पावर है, तुम क्यों आते हो बीच में? अब क्या करेंगी वो? क्योंकि खबर ये है, जो लोग भी तृणमूल को कवर करते हैं उनको पता है कि सारे की पोजीशंस पे धीरे धीरे अभिषेक अपने लोगों को बिठा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब वो पार्टी पे अपना कब्जा कर लेंगे। ममता बनर्जी बिल्कुल किनारे लग जाएंगे। देखिए, आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के साथ क्या हुआ। अजीत पवार भतीजे थे शरद पवार के, पार्टी पे कब्जा कर लिया, पार्टी टूट गई। अजीत पवार इतने पावरफुल हो गए, सारे डिसीजंस तो वही ले रहे थे ना, सारे लोगों से उनका संपर्क था। तो अगर अजीत पवार शरद पवार की पार्टी तोड़ सकते हैं, तो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी क्यों नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन में वो भी हैं और सारे युवा लोग उनके संपर्क में हैं, सारे युवा लोग उनके संपर्क में हैं। तो यही खतरा है। और अब बंगाल से जो खबर आ रही है कि ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस शर्मनाक हार के बाद सिर्फ पार्टी नहीं हारी है, ममता बनर्जी स्वयं हार गई है भवानीपुर से, और थोड़े मोड़े वोट से नहीं हारी है। पिछली बार तो नंदीग्राम से 2000 वोट से हारी थी, शुभेंदु ने हराया था उनको। इस बार 15,000 से ज्यादा वोटों से हारी है और विधानसभा में 15,000 का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो इतनी बड़ी हार के बाद एक तो पार्टी हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, 100 सीटें भी नहीं आई, और फिर पार्टी की जो सर्वोच्च नेता है वो अपना चुनाव हार गई। तो पार्टी में बिल्कुल हताशा का माहौल है। और जब इस तरह के हताशा का माहौल आता है तो पार्टी में भगदड़ मच जाती है, लोग भागना चाहते हैं, लोग सेफ जोन में जाना चाहते हैं। और सेफ जोन कहां है आज की तारीख में? सेफ जोन तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए यह खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे विधायक अभी से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के संपर्क में है और कुछ सांसद तो ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं, उनमें से एक बड़े सेलिब्रिटी सांसद हैं। तो ममता बनर्जी के लिए खतरा बहुत ही रियल है। जब पार्टी हारती है ना, और जब कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो फिर यही होता है। अब देखिए, ये जो टसल चल रहा है तृणमूल कांग्रेस के अंदर नए और पुराने लोगों का, आपने देखा होगा कि 2025 में क्या हुआ था। उस वक्त महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच में जो झड़प हुई थी, उसको कोई भूल सकता है क्या? और किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ था? महुआ मोइत्रा तो बदतमीजी के लिए जानी ही जाती हैं, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं प्रधानमंत्री के लिए, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के लिए, अपने विरोधियों के लिए। उन्होंने कल्याण बनर्जी के लिए भी इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया था, लेकिन क्या कह दिया था? पिग, सुअर। उन्होंने कहा था कि भाई उस आदमी के साथ तो बात करने का मतलब है कि आप किसी सुअर के साथ झगड़ा कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, उठापटक कर रहे हैं। किसके लिए कहा था? कल्याण बनर्जी के लिए, जो वैसे तो बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं।
और कल्याण बनर्जी ने बाद में कहा कि भाई ये तो मुझे गाली दे रही है, वो गाली दे रही है। दोनों के बीच में काफी झड़प हुई और कल्याण बनर्जी भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये तो घर तोड़ने वाली है। घर तोड़ दिया उसने, घर तोड़ दिया उसने। एक तरह से वो पर्सनल अटैक था जो उन्होंने महुआ मोइत्रा पे किया। उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके जो संबंध रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ मीडिया में छपता रहा, कहने की जरूरत नहीं है। तो कल्याण बनर्जी ने भी पर्सनल अटैक किया, एक तरह से उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। तो समझिए कि किस तरह का खींचतान है वहां पे। ये तो सत्ता थी पश्चिम बंगाल में और ये लोग सत्ता के लोभ में साथ में हैं, वरना एक दूसरे के लिए इतनी बेसिक कर्टसी भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है। सोचिए, महुआ मोइत्रा कि कोई पॉलिटिकल करियर है क्या? ममता बनर्जी की दया पे वो सांसद बनी। कल्याण बनर्जी का एक करियर है और महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को सुअर कह दिया इनडायरेक्टली। तो आप समझिए कि टसल बहुत ज्यादा है और अब तो सत्ता ही नहीं रही। और अभिषेक बनर्जी पहले से ही तैयार बैठे हैं कि जैसे ही ममता बनर्जी कमजोर हों तो हम अपना दाव खेलें, अपने लोगों को जो उन्होंने प्लांट किया है उन सबों का इस्तेमाल करके वो पार्टी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ममता बनर्जी कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब देखिए, एक तो उनकी एनर्जी नहीं रही और इस हार से वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। ममता बनर्जी टूट चुकी हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, उनका जेस्चर पोस्चर बता रहा है। देखिए, जो राजनेता होता है ना, और ममता बनर्जी लंबे समय से राजनीति की है उन्होंने, 70 के दशक से राजनीति की है उन्होंने, हर चीज को समझ लेती हैं। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। भवानीपुर से वो हार रही थी, उनको समझ में आ गई थी बात। उनकी जो आखिरी रैली थी भवानीपुर में, उसको छोड़ के वो भाग गई, क्योंकि जब वो मंच पे पहुंची तो सामने जो भीड़ थी, संख्या नहीं थी वहां पे जितनी संख्या की उम्मीद कर रही थी, और दूसरे जो लोग थे उनके अंदर उनको उतना उत्साह नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या किया, वो छोड़ के भाग चली। बोली नहीं 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 नहीं, अब ये रैली हम नहीं करेंगे। और क्यों? बहाना क्या बनाया, सुन के आपको हंसी आएगी। बहाना बनाया कि बगल में 100 मीटर की दूरी पे शुवेंदु की रैली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी की, और उसने माइक हमारे तरफ घुमा दिया है, लाउड स्पीकर, और उससे आवाज आ रही है। मतलब सोचिए, इस तरह की बचकानी बात करना। लेकिन मैंने कहा वो एक मंजी हुई राजनेता है, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि पब्लिक का सेंस क्या है। वो हवा के रुख को पहचान लेती हैं, पकड़ लेती हैं। तो अभी इस चुनाव के हारने के बाद जितनी बुरी हार हुई है ना, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज देख करके आपको बात समझ में आ जाएगी कि वो हताश हो चुकी हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि अब पश्चिम बंगाल में दोबारा उनकी वापसी नहीं हो सकती। लोग इतने ऊब गए हैं। और देखिए, कुछ उन्हीं के ग्रुप के लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्रकार, जिनको पत्रकार क्या कहें, वो लोग एजेंडा चलाते हैं। उनमें से एक पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाती हैं, इतने सेंट्रल फोर्स के होने के बाद भी, तो भारतीय जनता पार्टी को फिर कभी नहीं कहना चाहिए कि ममता बनर्जी फर्जीवाड़े से और ये बोगस वोटिंग से जीता करती थी। लेकिन साथ में यह भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वाकई इस बात को बल मिलेगा कि ममता बनर्जी जो भी चुनाव जीती हैं 2011 को छोड़ करके, वो सब उन्होंने गुंडागर्दी करके गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जीता था। अब उस पत्रकार से जाके पूछिए आप कि अब क्या मानते हो, अब तो बुरी हार हो गई है, बुरी हार हो गई है। और इसीलिए ममता बनर्जी बिफरी हुई है एकदम सेंट्रल फोर्सेज के ऊपर, कहती हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने सब पे आरोप लगा दिया, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेज, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार को तो नाम लेके बुलाती हैं। उनकी पार्टी में इतने बदतमीज लोग हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपमानित करते हैं, जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल की जनता को धन्यवाद करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, जिसने ममता बनर्जी जैसे लड़ाकू महिला के आरोप की परवाह किए बगैर यह सुनिश्चित किया कि पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यह सुनिश्चित किया कि 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स वहां भेजी जाए जो निष्पक्ष चुनाव करवाए। और साथ में ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका सबसे बड़ा धन्यवाद बनता है कि ममता बनर्जी के इतने टेंट्रम के बावजूद, इतने नखरे ड्रामे के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो होकर के रहेगा। ध्यान रखिए, ये जिस तरह से इन घुसपैठियों की छंटाई हुई है ना, इनको बाहर किया गया है वोटर लिस्ट से, उसका भी असर पड़ा है चुनाव पे। खुद ममता बनर्जी के भवानीपुर में 46,000 ये जो फर्जी वोटर थे,
जिनमें से बहुत सारे मृत थे। आपको पता है ये फंडा क्या था इनका? मरे हुए वोटरों के नाम पे ये लोग वोट डलवा देते थे, क्या तृणमूल के लोग। उसके पहले लेफ्ट फ्रंट भी ये काम किया करती थी। भाई मर गए जो, उसका नाम नहीं हटेगा क्या? और अभी 27 लाख लोग जिनका एडजुडिकेट होना बाकी है। बताइए, 27 लाख लोग हैं जिनके पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि वो यहां के नागरिक हैं। तो इन लोगों को ऐसे ही वोट देने दिया जाए क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि किसी भी दबाव में आए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि एसआईआर हो करके रहेगा, और जिनके पास प्रमाण नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए ममता बनर्जी सबसे बिफरी हुई हैं। खैर, उसकी परवाह नहीं है। उनके लिए चुनौती यह है कि वो अपनी पार्टी को बचाएं, क्योंकि उनके विधायक, खबर यह है कि पाला बदलना चाहते हैं, उनके सांसद पाला बदलना चाहते हैं। और सबसे बुरी खबर उनके लिए यह है कि अभिषेक बनर्जी कभी भी उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं, और ममता बनर्जी अपनी जो पॉलिटिकल पूंजी है, जो राजनीतिक पूंजी है, वो कभी भी खो सकती हैं। उनको इस पे सोचना चाहिए और उधर ध्यान देना चाहिए। ये जो ड्रामे वो कर रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और अब फ्री बर्ड की तरह लड़ूंगी, इसका कोई फायदा नहीं। ममता जी, आप हार चुकी हैं, लेकिन आप कहती हैं मैं लड़ाकू हूं, मैं लड़ूंगी। तो आप लड़िए, अगली लड़ाई की तैयारी कीजिए, लेकिन ये सब ड्रामा मत कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।